अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग अगर हम कहें, या जो बहस हुई अमेरिका के अंदर जो मुलाकात के दौरान, इस वक्त उस पर बहस की जा रही है और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त फ़ैसले कर रहे हैं और उनका इस वक्त जो मिजाज है वो पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत की बात करें तो हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार रही है और उनकी वजूहात जो हैं जो बताई जा रही हैं वो 2024 के इंतखाबात के दौरान जो माहौल था, जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे और इसी के साथ साथ सियासी इंतशार के हवाले से बताया जा रहा है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार रही है। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालिया पार्लियामेंट हो या इंतखाबाती नताइज जो सामने आए उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमज़ान के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाने का सोच रही है और इस हवाले से एक हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। हाल ही में हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात भी किए, दो कमेटियाँ भी बनी हुकूमती और अपोजिशन की, लेकिन जो डेडलाइन दी गई हुकूमत की जानिब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तरफ से, उस डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट गई और इस हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी हमारे सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया। अब हुकूमत इन चीज़ों को कैसे टैकल करेगी, बजट भी आ रहा है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी के बयानात भी हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब जो हाल ही में कॉन्फ्रेंस भी हुई अपोजिशन अलायंस की, उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। रमज़ान के बाद वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर रखा है उन्होंने। मुज़ाकरात तो सर कामयाब नहीं हुए। आपकी नज़र में अब क्या रास्ता है? क्या किसी वक्त हुकूमत ये इरादा रखती है कि पीटीआई को दोबारा इंगेज किया जाए? जी बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, आपने ख़ुद अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बता दिया कि हुकूमत की तरफ से कोई गैर संजीदगी ऐसी नहीं थी। हुकूमत अपनी डेडलाइन के लफ्ज़ पे हम ज़्यादा यकीन नहीं रखते। जब सियासत की बात होती है और मुज़ाकरात के अमल में आप दाखिल होते हैं तो फिर डेडलाइंस नहीं होनी चाहिए, वो जारी रहने चाहिए, लेकिन डेडलाइंस की इस्तेलाह इस्तेमाल होती रहती है। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात में भी उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर की और बार बार की, तो एनी हाउ वो मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। उसके असबाब और मुहर्रिकात क्या थे ये भी आप बखूबी जानते हैं। जहाँ तक अपोजिशन अलायंस का ताल्लुक़ है, ये एक जमहूरी अमल है। अपोजिशन की जमातें इश्तराकी अमल करती रहती हैं, माजी में भी होता रहता है और अब भी अगर ऐसा होता है किसी जमहूरी उसूल की बुनियाद पर, किसी जमहूरी अक़दार के हवाले से, तो बिल्कुल उसको खुशामदीद कहना चाहिए और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये अमल अब देखिए, दो मुतज़ाद किस्म की फ़िलासफ़ीज़ हैं पॉलिटिकल जो इस अलायंस में आपको नज़र आती हैं। एक हैं अचकज़ई साहब हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं या दीगर जमातें हैं। ये जितना भी इख्तलाफ की तरफ चली जाएं, ये जमहूरी उसूलों से और कदरों से और वैल्यूज़ से और डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे इनहराफ नहीं करती। इनकी किताब के अंदर 9 मई जैसे वाक़यात नहीं है, इनकी किताब के अंदर 26 नवंबर जैसे वाक़यात नहीं है, मार धाड़ नहीं है, पेट्रोल बम नहीं है, जलाओ गहराव नहीं है। तो ये एक डिफरेंट कल्चर की जमातें हैं। पीटीआई एक टोटली डिफरेंट कल्चर की जमात है। अगर तो वो पीटीआई के कल्चर को अपनाते हैं जिसका कोई इम्कान नहीं है, फिर तो मुल्क के अंदर यकीनन एक हैजान उठेगा और बेयकीनी भी पैदा होगी और शायद सड़कों पे तूफान भी उठे। लेकिन अगर वो जमातें जिनका मैंने जिक्र किया है वो इस अलायंस का हिस्सा बनती हैं, तो वो मुझे यकीन है और बहुत वाज़ेह यकीन है कि वो पीटीआई की ये जो फ़िलासफ़ी है, 9 मई वाली जो साइकी है और 26 नवंबर वाली जो साइकी है, उसका साथ नहीं देंगी। तो हम नहीं समझते हैं कि ये अलायंस हमारे लिए या हुकूमत के लिए या निज़ाम के लिए कोई ख़तरा बन सकता है। ठीक है, लेकिन इरफान साहब, ये जो अब खतूत लिखे जाए, चले मुज़ाकरात का हमने जिक्र कर लिया, वो कामयाब नहीं हुए, अब बीच में खतूत लिखे गए, उनका जवाब भी समझे कि एक तरह से आ गया सामने। आपकी नज़र में एक दो चीज़ें बताइएगा। एक तो कमेटी अभी भी डिसफंक्शनल है या उसको ख़त्म किया गया है, दूसरा
अब इन खतूत और मुज़ाकरात के बाद पीटीआई के पास आपकी नज़र में क्या ऑप्शन है? देखिए, पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसके ऑप्शंस के हवाले से आप कोई पेशबीनी नहीं कर सकते, इसलिए कि इन ऑप्शंस का जो तयन है वो न किसी फोरम पे होता है, ना कोई इनका सियासी ऐसा शूरा का या मशावरत का कोई ऐसा निज़ाम है। ये सारे फैसले ये फूटते हैं एक शख्स के होंठों से, और उनका नाम है इमरान खान साहब, और वो जेल के अंदर मौजूद हैं। तो अब मैं नहीं कह सकता कि उनके जहन में क्या है। अभी ये जो मुज़ाकरात का अमल है गुरमानी साहब, इसमें भी जो खुद मुज़ाकराती जमात थी उसको पता नहीं होता था कि वहाँ क्या फ़ैसला होगा। वहाँ से एक फ़ैसला आ जाता था। जब ये फ़ैसला आ गया कि नो मोर टॉक्स, तो वो खुद हैरान थे कि जी हम तो आने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन वहाँ से फ़ैसला आ गया। सो मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि उनका लाए अमल क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अभी किए जा रहे हैं। एक तरफ वो अलायंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपना एक रास्ता चुना हुआ है और उस पर चल रहे हैं। नाफरमानी की काल पे कायम है, खतूत लिख रहे हैं। टाइम रिसाले में एक बड़ा धुआंधार आर्टिकल भी आ गया है। ये वो चीज़ें हैं जो शायद दूसरी जमातों को सोचना पड़े कि क्या वो इन चीज़ों के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। इरफान साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने सर बात बताई ये अहम बात है कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो शायद मुज़ाकरात चाहती थी, लेकिन खान साहब की वजह से मजबूरन उनको ख़त्म करने पड़े। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि अली गौहर साहब गए हैं खान साहब से मिलने, और जब वो मिल के बाहर निकले हैं तो अभी 2-3 दिन 4 दिन रहते थे हमारी डेडलाइन को भी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि आज 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया है, खान साहब ने ऐलान कर दिया है नो मोर टॉक्स। और ये ऐलान वहाँ से जो कार के अंदर बैठ के उन्होंने जारी किया, ये हमने भी सुना और उनकी मुज़ाकराती कमेटी ने भी सुना। ये मुज़ाकराती कमेटी के साथ खान साहब का इंटरेक्शन नहीं हुआ, या वहाँ से उनको कोई पैगाम नहीं दिया गया, या अली गौहर साहब ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं मुज़ाकराती कमेटी के पास जाऊँ, उनसे बात करूँ और वहाँ से ये ऐलान हो। तो यहाँ फैसला साजी का एक अजीब व गरीब अमल है। ये फैसले या ये जो नशेब व फराज हैं सियासत के, ये उनके किसी पॉलिटिकल फोरम पे तय नहीं होते। लेकिन हाल ही में इरफान साहब आपकी साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब के साथ अहम मुलाकात भी हुई, क्या उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया? और इवन नवाज शरीफ साहब जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से या खान साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने उनके जो स्टेटमेंट भी जारी हुई थी उनके ऑफिस की तरफ से मेरी मुलाकात के बाद, वो इस सिलसिले में बड़े वाजे हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का खेल एक तमाशे के तौर पर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी के हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा हो गई है तो हम मुज़ाकरात के लिए आ बैठें और 4 दिन के बाद वहीं छोड़ के, मेज़ों पे बैठा हुआ छोड़ के आप उठ के चले जाएं। तो ये तौहीन आमेज़ रवैया उन्होंने पहले भी इख्तियार किया है। अब के हमारी तरफ से ये नहीं है कि हम ये कह रहे हों कि जी हमारे दरवाजे मुकफ़्फ़ल हो गए हैं, या आइंदा हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे, या आइंदा वो हमारे पास आएंगे भी तो हम उनके साथ टास्क लेते, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से अब कोई बेचैनी नहीं है, कोई बेताबी नहीं है। हम कोई खुशामदेदी फूलों के हार लेके उनके इंतज़ार के अंदर नहीं है। वो जाएं, सड़कों पे जाएं, एक बार फिर अपनी जो भड़ास है वो निकालें, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक जलाओ गहराव करें। जब उन्हें ये ज़रूरत महसूस होगी कि एक बार फिर उनका ये सारा अमल जो है ये बेसमर जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके नताइज उनके लिए मनफी निकल रहे हैं, तो वो फिर जब हमारे पास आएंगे तो फिर हम मिल बैठ के देखेंगे कि उनके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, या करनी है तो किस दायरा कार के अंदर करनी है। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर अहम सवालात हैं वो हम सिद्दीकी साहब के सामने रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इरफान साहब, इस वक्त अगर आपकी इत्तेहादी जमात का जिक्र करें, पीपल्स पार्टी का, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं और कई मरतबा हम ये सवाल आपके सामने रखते भी रहे हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और जल्द जो बजट आने वाला है उसमें हुकूमत को वोट ना देने का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। अब ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर वोट ना दिया तो हुकूमत गिर जाएगी। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक तहरीरी एग्रीमेंट जो हुआ जिसका तज़किरा होता रहता है,
मेरी ज़ाती राय तो ये है कि उस पर ज़रूर अमल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जिद्दोजहद रखती है, वो पार्लियामान को बरकरार रखना चाहती है, वो निज़ाम को दरम बरम नहीं रखना चाहती, उसे मुल्की मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, वो जलाओ गहराओ की सियासत नहीं करना चाहती। तो इन तमाम पहलुओं के हवाले से वो हमारे बहुत करीब है, फितरी तौर पे अब करीब है। हमारे नज़रियात जो भी हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं वो ज़रूर दूर होने चाहिए और उसके लिए कोशिश की जा रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में एक कमेटी भी बनी हुई है, वो फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं और यकीनी तौर पे ये तहफ़्फ़ुज़ात इंशाअल्लाह हम दूर कर लेंगे। ये एक बामी है। जहाँ तक आपने ये कहा कि जी अगर बजट आता है और उनमें वो बजट प्रपोजल्स जो आती हैं उनकी हिमायत नहीं करते, तो रिवायत के मुताबिक इस जो है वो हुकूमत टूट जाएगी। तो हुकूमत बिलाशुबा अगर पीपल्स पार्टी आज भी ये फैसला करे कि जी हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, तो कल वोट आउट हो सकती है, क्योंकि PMLN को तो अक्सरियत हासिल नहीं है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता ना, मामला फिर आगे बढ़ता है। जब हमारी हुकूमत टूट जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी यक्का व तन्हा हुकूमत नहीं बना सकती, PTI यक्का व तन्हा हुकूमत नहीं बना सकती, तो फिर असम्बली भी टूटती है, असम्बली टूटती है तो फिर एक और अदम इस्तेकाम की तरफ जाते हैं, फिर इलेक्शन का डोल डाला जाएगा, फिर यहाँ इलेक्शन होगा तो सूबों में क्या होगा, तो मुल्क एक और बुहरान की तरफ चला जाएगा। और पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जिस तरह मुश्किलात से निकल रहा है, वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क दोबारा एक बुहरान की तरफ चला जाए। लेकिन इरफान साहब, इस वक्त जो हालिया फैसला है कैबिनेट में तोसी का, उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उसमें जितनी तादाद है इतनी होनी नहीं चाहिए थी, या जितना इजाफा किया गया है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक है। आप समझते हैं कि ये जो एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून ने जो उनके अपने लोग थे, जिसमें साद रफ़ीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब शामिल हैं, उनकी बजाय परवेज़ खटक साहब और ऐसे लोगों को काबीना में लाया गया जिनका नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है, ये तासुर आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर मुमकिन है, इस तासुर के अंदर जवाज़ हो, लेकिन आप देखिए जब एक सियासी हुकूमत होती है और वो सियासी हुकूमत पूरी तरह तवाना नहीं होती, यानी वो अपने जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि हम अपनी हुकूमत किसी और की शिरकत के बगैर, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर या दूसरी जमातों की हिमायत के बगैर बना सके। तो गोया हम एक डिपेंडेंट होते हैं दूसरी जमातों के। जब ये डिपेंडेंसी होती है तो फिर मसलतें करना पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सियासत का खेल जो है वो 2+2=4 की तरह नहीं होता। साद रफ़ीक साहब हमें बहुत अजीज़ हैं, खुर्रम दस्तगीर की बड़ी खिदमत हैं, ये बड़े नाम हैं। ख़ुद हमारे इलेक्टेड लोगों के अंदर या सेनेट के अंदर भी बड़े नाम मौजूद हैं जो इस काबीना का हिस्सा नहीं बने। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि इसमें आपकी कोई स्वीट विल या आपकी ख्वाहिश या आपकी आज़ादाना मर्ज़ी के से कहीं ज़्यादा आपके कंप्रोमाइज़ काम कर रहे होते हैं। और वो कोई भी हुकूमत हो, कल पीपल्स पार्टी की जब 2008 से 2013 तक हुकूमत थी, इतनी ही बड़ी काबीना थी, शायद इससे भी बड़ी काबीना थी। तो काबीना वजारतों के मुताबिक होती है। वजारतें जितनी हैं मौजूद हैं इस वक्त, उनकी निगहबानी के लिए एक पॉलिटिकल सुपरविजन के लिए वजीर होना चाहिए, और वो है। आप समझते हैं कि ये जो फैसला है ये किसी हद तक समझौता है? मैं समझूं या ना समझूं, मेरा ख्याल है आप भी समझते हैं और हर आदमी समझता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो वो कंपल्शंस जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरजीहात और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों, आपको वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करना पड़ते हैं। चलें सर, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त बतौर चेयरमैन खारजा उमूर कमेटी इरफान सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक फ़ैसला सामने आया कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, उस पर हमने हाल ही में देखा कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या उनके नुकात भी सामने आए कि हमें TORs का कहा गया था कि बताएंगे, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। आप समझते हैं कि सूबा अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर सकता है या उनका ये डोमेन है, या वो अगर जाते हैं तो उनको जाने देना चाहिए? देखिए, दो नौयतें हैं इन मुज़ाकरात की। एक नौयत तो ये है कि उनका खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ और उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं।
अगर तो उसकी मैनेजमेंट के लिए, आमदोरफ्त के लिए लोगों की जो होती है, एक तरह से इधर से जाते हैं या उधर से आते हैं या तजारत होती है, उन हवालों से अगर वो कोई एक दूसरे से बात करना चाहते हैं विद द परमिशन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री एंड विद द परमिशन और जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसकी रजामंदी और मर्जी मंशा से या उसके इल्म में लाके, तो वो ये एक पहलू है। दूसरा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ खतूत तय करना, जो बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं। वो मिसाल के तौर पर डेविड लाइन जो थी कभी या है अभी, उसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा उठ के अगर अफ़गानिस्तान के साथ कोई मामला तय करने लगे जी कि हाँ इस बाढ़ को भी ख़त्म कर देते हैं, हम एक हो जाते हैं, या वो ये कहते हैं जी कि ये बाढ़ जो है यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, इस तरह के बुनियादी फैसले नहीं कर सकते वो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, और दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, उस दहशतगर्दी के हवाले से अगर कोई फैसिलिटेशन करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की मर्ज़ी से, मंशा से फॉरेन ऑफिस को एतमाद में लेके, तो ये एक दूसरा रास्ता है। सही है, सही, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा कि ये जो कल से वीडियो और जो गुफ्तगू सामने आ रही है ट्रंप साहब की और यूक्रेन के सदर की, और हालिया जो ट्रंप के फैसले हैं इमिग्रेशन के हवाले से या दीगर फैसले हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या आपने देखा है या समझा है कि ट्रंप पहले से कितना मुख्तलिफ हैं और क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, ट्रंप का पहला दौर भी काफ़ी ज़लज़ला अंगेज़ था और काफ़ी भूचाल आते रहे, लेकिन ये दौर चूँकि उन्हें पता है कि ये मेरा आखिरी दौर है और मैंने जो कुछ भी करना है उसके नतायज मुझे नहीं भुगतने, मैं जो कुछ भी फैसले कर जाऊं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, अपनी उफ्ताद तबाह के मुताबिक, मैंने अब अवाम में नहीं जाना, वोट नहीं लेना, लिहाजा वो कुल्ली तौर पे आज़ाद होके अक़दामात कर रहे हैं। लेकिन इन अक़दामात की पजीराई नहीं हो रही ज़्यादा आलमी सतह पर। अभी देखिए, जो अभी ताज़ा तरीन बात है जो उन्होंने उनकी गुफ्तगू सामने आई है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ और चल रही है, उससे अंदाज़ा होता है कि अब अमेरिका का रवैया अगर इस तरह का होगा, कल तक वो जिनका इत्तेहादी था, जिनको असलहा दे रहा था, जिनको पैसे दे रहा था, उनको अपने साथ बिठा के इस तरह उसकी तजलील की जाएगी, तो मतलब ये है कि कल कला कोई शख्स भी, कोई मुल्क भी शायद अमेरिका के ऊपर एतमाद ना कर सके और उसको उसके साथ ना चल सके। तो अमेरिका मैं समझता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ एक ऐसी तन्हाई की तरफ जा रहा है ट्रंप साहब की क़यादत के अंदर, जो उसे बिल्कुल महदूद कर देगा, यूरोपीय यूनियन से उसे दूर कर देगा, चाइना से वो पहले ही दूर है, और इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि चाइना, यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक जो हैं वो कर जाएंगे एक दूसरे के, और अमेरिका एक तरह की आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा अगर इस तरह के इक़दाम जारी रहते हैं तो। ठीक है, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अपोजिशन अलायंस की अगर बात करें तो उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया वो भी हमारे सामने है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ज़रूर ऐलान कर रखा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ रमज़ान के बाद एक तहरीक चलाई जाएगी और उसी तहरीक की कामयाबी के लिए मौलाना फजल रहमान समेत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान के साथ भी इस एहतजाज में या इस तहरीक में उनको शिरकत की दावत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब हुकूमत के खिलाफ होने क्या जा रहा है, जो पीटीआई है उसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी वो क्या है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि चले हम स्ट्रेटजी पे बाद में आते हैं, ओवरऑल जो तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर, मरियम साहिबा के ऊपर, वफाक के ऊपर, आपको नज़र क्या आ रहा है, क्या होने जा रहा है? देखें, इस वक्त फॉर्म 47 से हुकूमत ने लोगों की खाले उधेड़ के उससे जूते और बटवे बना लिए। इन लोगों ने पाकिस्तान का मलीदा बना दिया। 77 साल से कोई और बना रहा था, 47 साल से तो ये बराजमान है। और 24 घंटे बस ये लड़ाई है कि जी मैंने पीएम बनना है, मैंने कुर्सी की गेम है। पाकिस्तान की किसी फिक्र नहीं है। ठीक, बिजली ले ले, गैस ले ले, पानी ले ले, तहफ़्फ़ुज़ ले ले, इंसानियत, हस्पताल, स्कूल, यही गरीब की विशेज़ होती है ना, बेसिक। अब तो खैर मालदार तो मालदार ही रहेगा, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है वो भी इनको चल रहे हैं। आज 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं केपी में।
काम इंटीरियर मिनिस्टर का है और डिफेंस का कि वो बॉर्डर को मैन करें और दहशतगर्दों को अंदर ना आने दें, और पुलिस हमारी सूबे की भी इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे आती है। पता नहीं लोग किस चीज़ में बिजी हैं। कल कॉन्फ्रेंस हो रहा था लेजेंड्स होटल में, रास्ता बंद कर दिया। बुजुर्ग लोग दीवारें फैलां के आ रहे हैं, गेट फैलां के आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो उनकी अपनी नौकरी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, एक ही उनकी नौकरी है, वो नहीं कर सकते। काबीना भरे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नमूने आ रहे हैं माशाल्लाह। आई यूज्ड टू थिंक कि PDM पार्ट 1 की काबीना शर्मनाक थी, पार्ट 2 की तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा है। मैं तो हैरान हूँ। नहीं, लेकिन आप नहीं समझती कि पहले काबीना में चंद लोग शामिल थे, शायद वो पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे थे। ये जी इंतजार में 47 साल से रहेंगे, इनके पेट नहीं भरते। लेकिन अब फिर हुकूमत के खिलाफ आपकी स्ट्रेटेजी है क्या? हुकूमत के खिलाफ नहीं है, करने जा रहे हैं? हम हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं। ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये डाका डाला हुआ इन लोगों ने। ठीक है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, वतन को बचाना है, तो जिसने वोट जिसको दिया हकदार को उसका वोट मिलेगा। पैसे तो खा जाते, इस दफा वोट भी खा गए। कैसे लेंगे हक? हमारी मर्जी, सड़कों पे आए, असेंबलियों में लड़े, जेलों में जाएं। हमारी देखो बच्चे, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर एग्जॉस्टेड टॉकिंग टू वॉल्स। हर आजमा लिया। हमारा बेगुनाह लीडर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 साल से जेल में। ठीक है, क्या किया उसने? हिम्मत की थी ना एब्सोल्यूट लॉट कहने की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की, दैट्स कम बैक टू बाइट हिम। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये मुल्क आज पहली रात की रमज़ान की रात है, ये 27 रमज़ान की रात को जो बना था, इसलिए नहीं बना था कि भुट्टोज़ और जरदारीज़ और ये बाकी QPLNG जो भी पार्टियां इसको खा जाएं। राइट, स्ट्रैटेजी हमारी इज़ फ्लूइड। मौलाना साहब आते नहीं आते, पाकिस्तान 90% स्टैंड्स विद PTI, विद इमरान खान। This includes the forces, this includes the judiciary, this includes the bureaucracy. Every Pakistani stands with Khan because Khan का बयानिया सच साबित हुआ है। मौलाना साहब के आने या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ता। नेचुरली अगर वो हो, इट इज़ बेटर, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वो KPK से हैं। हाँ। लेकिन अगर हमने स्ट्रेंथ ऑफ या स्ट्रीट फोर्स की बात करनी है, वो उसकी कोई कमी नहीं है PTI। लेकिन चंदन साहब, आपने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी थी और आपने कहा था कि हम नताइज लेकर ही वापस जाएंगे। उससे मुख्तलिफ रमज़ान के बाद क्या होगा, उससे ज़्यादा मौसर क्या होगा? देखिए, जुनैद अकबर ने उस दिन पेशावर में ये बात की कि हम गोलियां खाने नहीं गए थे, हम अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर, अपने इस्लामाबाद कैपिटल में बर्दाश्त कर तो लिया हमने सब कुछ। अगली दफ़ा ना आपको करने देंगे और ना हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ क्लियर वार्निंग कि आप लोगों ने कानून को, आइन को घर की लौंडी भी नहीं रहने दिया, उसको आपकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है, ये इसलिए है। अचकज़ई साहब, चाहे मंजूर पश्तीन हो गया, चाहे मारंग बलोच हो गई, चाहे साहबज़ादा हामिद रज़ा हो गया, चाहे अलामा राजा नासिर अब्बास हो गए, दीज आर वेरी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज, ये डिफरेंट नज़रियाती लोग हैं। लेकिन ये सब ये मान गए कि पाकिस्तान के आइन को बचाना है, ये इमरान खान के बचाने की तहरीक नहीं है। फिर बहुत कुछ होगा जो आप देखेंगे। मैं क्योंकि कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, तो निटी ग्रिटी मुझे नहीं पता। अगर पता भी होती तो कबल इस वक्त मैं ना बताती। अलबत्ता इतना मुझे पता है, अखबार में मैंने देखा है कोई आर्टिकल कि मुझे 9 मई की किसी इन्वेस्टिगेशन में लोगों ने डाल दिया। आपको? हाँ जी, तो हमारे जैसे लोग हैं जो हम खान के साथ खड़े हैं, नो मैटर व्हाट, या उठाएंगे या ब्लैकमेल करेंगे, कुछ तो करेंगे। आप तैयार हैं? और क्या तैयारी होगी बच्चे। ये लोग समझते मजाक करें जब हम कहते हैं कि सर पे कफन बांधा हुआ है। मैं कौम परस्त या वतन परस्त नहीं हूँ, मैं हूँ इस्लाम परस्त, अल्लाह परस्त। लेकिन जब ये मुल्क जिसका मैं हलाल खाती हूँ, जिसका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मैं इस्तेमाल करती हूँ, जब उसके लिए वक्त आ रहा है, सख्त वक्त, तो हम पीछे हट जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन चंदन साहिबा, क्या अभी भी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये असम्बली फॉर्म 47 के तहत, तो आप लोग भी कह रहे हैं, क्या कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं, बेशक कौमी असम्बली से नहीं तो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से? देखिए, तजावीज़ तो हर किस्म की हो सकती हैं, लेकिन फैसला कौन जो मरहला आएगा वो इमरान खान का फैसला होगा। वो जो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। तो जो सूबे के अंदर, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो काबीना में लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ खबरें आई और गंडापुर साहब को जब ओहदे से हटाया गया, अभी भी ये तासुर है तंजीम से अभी भी कुछ तासुर ये है कि काबीना के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खान साहब की मर्जी से नहीं है। क्या उनमें भी आप तब्दीली देख रही हैं वहाँ? आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सूबे में मैं होने में वफाक में हूँ। दूसरा, खान साहब की मर्ज़ी से CMs बनते हैं, खान साहब की मर्ज़ी से
पीएम्स बने थे AJK के, खान साहब की मर्जी से मिनिस्टर्स बनते थे, खान साहब शफल भी करते थे, असद उमर साहब देख लें, हमाद अजहर देख लें, शहरियार देख लें, सबके पोर्टफोलियोज बदलते थे, शेख रशीद हो गए, बड़े लोगों के। ये मुझे कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती कि पोर्टफोलियो बदल गया या दे दिया या छीन लिया गया। हम में से कोई भी वजारतें या पोजीशंस घर से नहीं लेके आते। ठीक है, लेकिन शानदाना साहब, हमने देखा कि आपने कुछ लोगों को पार्टी से निकालने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिए, वो फवाद चौधरी साहब हों, शेर अफजल मरवत साहब हों, लेकिन वो लोग जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी क़यादत के साथ वो राब्ते में नहीं रहे, उन लोगों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? वो कौन लोग थे? सुना है कि उनको भी चार्जशीट किया जा रहा है कुछ दिनों में, क्योंकि देयर हैज टू बी इक्वालिटी ऑफ जजमेंट। जिन लोगों ने हुकूमत की मदद की 26वीं तरमीम में, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके ऊपर दबाव था, उनको ब्लैकमेल किया? आई हैव नो आइडिया बेटा, मुझे इतना पता है कि हमारी MNA है बहुत ही तगड़ी दो, आयशा नज़ीर जट बिहाड़ी से, बुरेवाला से, और अनीका मेहदी पंजाब से, हाफिजाबाद से। आयशा नज़ीर जट was 39 वीक्स प्रेग्नेंट। ठीक है। उनको अपना घर बार, अपना खावंद, अपना वालिद, अपने सब कुछ छोड़ के KP जाना पड़ा डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि उन पर प्रेशर था 26वीं तरमीम का। ये जो कहते हैं ना कि औरत को इज्जत दो, तो मैं कहती हूँ कि पहले इसका जवाब दो मुझे। और दूसरा, अनीका मेहदी, उनके घर में इस वक्त 100 से ज़्यादा पर्चे कटे हुए हैं। उनके वालिद, उनकी इंटेस्टाइन्स निकली हुई थी, कोलोस्टमी बैग्स के साथ अस्पताल से उठा के उनको ले गए जेल, थाने ले गए कि अपनी बेटी से कहो कि वोट दे 26वीं तरमीम में। फिर ऑफ़र की, जो मुझे सुने में आया कि पंजाब में ठेके 3 से 5 अरब के लगभग, 3 अरब कैश और 1 अदद मिनिस्ट्री, वो मिल गई, आपने देख भी लिया। जो लोग गायब हुए थे उनको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो मुझे आप बताएं कि अगर हमारी पार्टी में ये फैसला हो, खान साहब का ना हो, पार्टी का फैसला कि चलो माफ़ कर दो, फिर फ़ायदा क्या जो हम लोगों ने खान के साथ 3 साल से एहसान नहीं करे खान साहब पे, बट बार बार सबूत देते हैं खान के साथ, वतन के साथ वफादारी का। तो फिर अगर अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं, और अभी तो जुनेद ने एटलीस्ट KP के तंजीम के लिए बोल दिया है कि अब ये वो पार्टी नहीं रहेगी कि गधे और घोड़े में फ़र्क नहीं कर सकती, तो खान को इंशाल्लाह फ़र्क करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब है कि वो जो वावडा साहब एक तासुर दे रहे हैं या बयानात उनके हैं कि PTI के अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, आप PTI के अंदर नहीं, वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जो पोजीशन पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसने देखें, PTI अवाम इस PTI, तो उन बेचारों के पास है क्या? उनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज़, तो जेलें काट रहे हैं खान के लिए। ये उन लोगों की बात करें जो उनके पास थोड़ी बहुत कोई ताकत है, लेकिन इसका ओपिनियन हो सकता है हतमी इस पर जो फैसला होगा इमरान खान का होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर आप देख लें, वो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे के हवाले से भी तनकीद हो रही है, ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से, वो अब मुल्क से बाहर हैं। शाह महमूद साहब कुर्बानी दे रहे हैं, तो उसका उनके बेटे के होने या ना होने से अल्लाह को बेहतरीन पता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि एक जेल में तो दूसरे को माफ़ी दे दो, या तो शायद वो बेगुनाह हो, इंक्वायरी तो हो ना, पता तो चले कि किसने क्या किया। इंक्वायरी नहीं हो रही है तो वो आपको करनी चाहिए, वो तो नहीं, शो कॉज नोटिस तो सबको मिल चुके हैं। अच्छा जी, तो बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर भी तो तनकीद हो रही है। मुझे उनका इतना पता है, वो MQM से थे, फिर वो आए थे KP में, वो महमूद खान साहब के स्पोक्स पर्सन थे, अब भी वो किसी पोजीशन पे हैं, बिलीव उनसे तंजीम, वो तर्जुमान है जी, CM के तंजीम की पोजीशन उनसे ले ली गई। अब वो PTI के तर्जुमान नहीं है, CM के हैं, विच मीन्स वो एग्जीक्यूटिव के तर्जुमान हैं। सो अगर उनको भी खान तब्दील कर दे तो फिर हम समझ जाएंगे कि खान इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। अभी तक सेटिस्फाइड हैं आप लोग? वी डोंट मैटर। इस वक्त हमारा लीडर जेल में, अगर ये नॉर्मल दिन होते और खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते और हम उनसे लड़ते तो तब बात थी, क्योंकि तब जमहूरियत है और हम अपने बॉस ने इजाज़त दी थी हमसे उनसे लड़ने की, लेकिन अब हमारा बॉस जेल में है, हम उनको बहुत डिफरेंस देते हैं। आप अगर इस पर कमेंट करना चाहें, वो आपकी मर्जी है, कि शेर अफजल मरवत साहब जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त था तो वो आपके साथ खड़े रहे, PTI के साथ खड़े रहे, नैरेटिव बिल्ड किया उन्होंने, उनको निकालना, क्या उसके पीछे सलमान अकरम राजा ही हैं या कुछ और वजूहात हैं, और इस फैसले की आप हिमायत करती हैं? आई एम नॉट क्वाइट श्योर। देखें, जब शेर अफजल साहब के निकाले जाने की बात आई, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ खड़े हुए और हमने खान साहब को रिक्वेस्ट भिजवाई तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि जिस तरह हम उमर अयूब के साथ खड़े थे उनकी रेजिग्नेशन के खिलाफ एज सेक्रेटरी जनरल, तो इसमें भी हम चाहते हैं आप नजरसानी करें। अब पता चला है कि शायद नजरसानी नहीं होने वाला, फिलहाल यही फैसला रहेगा। खान का फैसला, वो लीडर खुद शेर अफजल ने बोला कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी और मैं भी खान से मिलना चाहता हूँ और कहता हूँ कि इस पर नजरसानी करें, लोग आपको शैतानी करते हैं मेरे खिलाफ। अगर मेरे ज़ाती पूछेंगे सवाल, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि शेर अफजल से मेरे भाई बहनों का रिश्ता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पार्टी मैटर्स खान विल डिसाइड। खान कल को मुझे भी पार्टी से निकाल देगा, मैं एक लफ्ज़ भी बहस में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कुर्बानी इमरान खान ने दी है। नहीं शानदाना साहिबा, लेकिन पार्टीज में जमहूरियत भी तो होती है ना, जमहूरियत है, तो जाता है कि अगर देखिए, चले मैं आपको ज़ाती बात बता देती हूँ। मैंने शेर अफजल भाई को बोला कि आप झूठ नहीं बोलते हैं,
लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में कहनी नहीं चाहिए। अब शेर अफजल साहब एक ऐसा बंदा है, वो दलेर बंदा है। उसको खान ने बार बार कहा कि क्योंकि मैं जेल में हूँ, पार्टी डिसिप्लिन ऑब्जर्व करो, एक दफ़ा मैं निकल आऊँगा फिर देखी जाएगी। लेकिन आई थिंक इस मैटर को इसे रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि इट इज़ बिटवीन अ बॉस एंड हिज सबॉर्डिनेट। शेर अफजल साहब ने कभी नहीं कहा कि इमरान खान मेरा बॉस नहीं है। शेर अफजल साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं खान से गद्दारी करता हूँ या खान का हुक्म नहीं मानता। कितनी दफ़ा उस बेचारे ने कहा है कि अगर मुझे खान साहब कहेंगे हतमी फैसला कि नॉट वेलकम इन द पार्टी, वो मेरे चेहरे भी एक दिन नहीं देखेंगे। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई मेरे खिलाफ शैतानी कर रहा है। आई थिंक इट बेयर्स इन्वेस्टिगेटिंग। आई थिंक ही शुड अपील टू इमरान खान, ही शुड गो एंड मीट हिम और पता लगाना चाहिए कि हुआ क्या है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नादर यू आर द यंग जनरेशन, यू आर वेरी स्मार्ट। इसे हम बोलते हैं स्मोक एंड मिरर्स। जब किसी चीज़ से ध्यान हटाना हो ना, आपने कोई कलामिटी करनी हो, आज जिस तरह उन्होंने किए केपी में और बलूचिस्तान में, ये ड्रामे तब किए जाते हैं। वाई क्वेश्चन अस अबाउट शेर अफजल ओनली? उस दिन शायद खटे के कह रहा था उमर चीमा की बात कोई नहीं करता, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात नहीं करता, शेर अफजल साहब की बात पे लोग अटके हुए। बाहर शुक्र है जेल से शेर अफजल साहब की कुर्बानियों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उस पर बात क्यों नहीं होती? दोनों केसेस मुख्तलिफ नहीं है, आप नहीं समझती? ड्यूनो के कितनी तकलीफ उठाई उमर चीमा ने, डॉक्टर यास्मीन ने कितनी उठाई। ऑब्वियसली वो कैद में है और बीमार लोग हैं वो। जी ठीक है। जी। शेर अफजल साहब की कुर्बानियों को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करता डॉक्टर यास्मीन पे और उमर चीमा पे। हम तो हमेशा करते रहे। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये कोई ना कोई हादसा, ये मैं आपको पर्सनल प्रेडिक्शन दे रही हूँ, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रही हूँ। जिस तरह आज 3 हादसे हुए पाकिस्तान में, खून बहा है पाकिस्तानियों को। देखें, नून हो, पीपल हो, पीटीआई हो, एएनपी हो, फौजी हो, पुलिस हो, सिविलियन हो, जो भी हो, सब पाकिस्तानी है ना। खून किसके कहने पे बहाया जा रहा है पाकिस्तान में? अब तो बाइडन भी चला गया, शुक्र है दफा दफान हो गया। कौन खून बहा रहा है पाकिस्तान में? डॉलर्स की बारिश किसको चाहिए थी? ये याद रखें। ये चीज़ें होती हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, शिया सुन्नी पे दबा आपको दूर करते हैं। पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची, AJKGB को अभी तक हॉस्टेज रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है 77 साल से ना। नवीद कमर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे साथ मुआहदा किया गया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। किसने किया था मुआहदा? जो नून और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। तो अब वो कह रहे हैं कि शायद हम हुकूमत को बजट में वोट ना दें। हुकूमत को वोट ना देना बजट में, इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब एतमाद का वोट लेंगे। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी उस तरफ जाएगी? मैं नवीद कमर साहब की पर्सनली इज्जत करती हूँ, हैं वो पीपल्स पार्टी से, मैं उनके नज़रिए से बिल्कुल नहीं एग्री करती किसी भी तरीके से, लेकिन इज्जत उनकी ज़रूर करती हूँ। कॉलीग हैं, मेहनत की हुई है, एक नाम कमाया हुआ है। लेकिन मैं ईमान नहीं रखती पीपल्स पार्टी अब एक झूठों की पार्टी बन गई नून की तरह। पीपल्स पार्टी का एक नाम था, एक इज्जत थी। बीबी शहीद को अल्लाह बख्शे, उन्होंने अपने मेरे वालिद उनके बारे में कहते थे शी वॉज अ बिगर मैन दैन हर फादर। ठीक है, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की, खासकर करप्शन के मामले में, लेकिन बीबी एक अच्छा इंसान थी, वतन दोस्त थी। लेकिन उनकी पार्टी अब ख़त्म कर दी है। जो जरदारी साहब ने किया वो ज़ियाउल हक नहीं कर पाया, बर्बाद कर दिया इस पार्टी को। तो अगर नवीद कमर साहब कह रहे हैं मेरे जैसा बंदा, आई विल टेक इट माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट हिम नॉट विद स्टैंडिंग, आई हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद हिम, बट आई विल टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, आई विल सी इट व्हेन आई बिलीव इट। ये लोग सच नहीं बोलते। ठीक है, एक आखिरी सवाल होगा कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात दिए गए हैं उस पर इतनी तनकीद की जा रही है। अब आपके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि माजी में खान साहब के इश्तिहारात देख लें, उस्मान बुज़दार साहब के इश्तिहारात देख लें, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने शायद कुछ किया नहीं था इसलिए इश्तिहारात नहीं है। तो अगर वो इश्तिहारात दे रहे हैं, उनका आप नहीं समझती कि वो उनका इस्तेहकाक है या तनकीद जायज़ है? देखें, जो गरजते हैं ना वो फिर बरसते नहीं। ये सारा गरज नहीं हो रहा है, सारा ड्रामा है। मेरी बात बिल्कुल आप मत यकीन करें। नजम सेठी ने एक टीवी शो में बोला कि मरियम को कहा जा रहा है कि जल्दी करो टिकटॉक के बनाओ। सो ऑब्वियसली उनके जो बेनिफैक्टर्स है पीछे से, उनको तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कहाँ महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान में कहाँ बिजली के बिल कम हुए हैं, गैस के बिल कम हुए हैं, स्कूल बेहतर हुए हैं, अस्पताल ठीक हुए हैं। तो ऑब्वियसली टिकटॉक है तो मैं भी दिन की 100 बना लूँगी, तो क्या उससे मैं पाकिस्तान की बादशाहत मुझे मिल जाएगी? ये बहुत गंदी गेम्स है। ये सब लोग इन रेस हैं टू बिकम PM। बाइडन ने मरियम वालों को भी बोला था, बाइडन ने बिलावल को भी बोला था कि आप सब 1-1 साल की इंटर्नशिप करेंगे एस PM। अब इनके लग पता गया बेड़ा गर्क। कल इनका क्या है वो मेयर वहाब वो लड़का जिसकी लिफ्ट गिरते गिरते वो बच गया, मुर्तज़ा वहाब, खुद ही इनॉग्रेशन की थी, खुद ही उस अल्लाह ने उसको बचा लिया। तो बच्चे एक हद तक झूठ बोलते हैं ना आप करप्शन पे। चलें ठीक है शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो अपोजिशन अलायंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने देखा कि JUIF को भी दावत दी गई थी और उसमें उन्होंने शिरकत भी की थी। मौलाना साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो JUIF का डेलीगेशन था उस डेलीगेशन ने शिरकत भी की थी और जो मुआहदा या प्रेस रिलीज़ अगर हम कहें तो उस हवाले से भी अपोजिशन अलायंस का एक मौक़िफ़ जो है वाज़ेह तौर पर सामने आया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद अभी तक ये एक तासुर है कि शायद मौलाना साहब को PTI कन्विंस नहीं कर सकी और अभी तक उनकी जानिब से कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आया। JUIF क्या सोच रही है, अपोजिशन अलायंस का साथ देगी या नहीं, इसी मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने बगला। अब इस वक्त अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में जो अपोजिशन अलायंस की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपने भी शिरकत की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी थे और दीगर जो आपके रहनुमा हैं सीनियर वो भी मौजूद थे। इस हवाले से अभी तक जो है ये एक तासुर है कि शायद वो कन्विंस नहीं कर सके PTI के रहनुमा मौलाना साहब को। JUIF सर क्या सोच रही है अपोजिशन अलायंस के हवाले से, क्या हतमी फैसला हुआ है? ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये 2 लोगों की तरफ से होस्ट की गई थी। उसमें शाहिद खाकान साहब थे और महमूद खान चंगरी साहब थे। हमारे 2 मेंबर्स डेलीगेशन ने बतौर मंदूब इसमें शिरकत की थी। और जो इलामिया आप कह रहे हैं कि जारी हुआ, वो इलामिया पे हमारे कोई सिग्नेचर्स नहीं है। हमने उसके साथ आपने देखा होगा कि कोई जो है ना उसका हमारी कंकरेंस नहीं थी उसमें। हमें बुलवाया गया था बतौर मेहमान, हम बतौर मेहमान गए थे, बतौर मंदूब गए थे। हमें स्टेज दिया गया तो हमने बात भी की है, वहाँ जाके अपनी बातें भी सामने रखी हैं। तो हमारी जो रिजर्वेशंस हैं वो PTI तक है, भी PTI से सिर्फ तो PTI तक कन्वे कर दी गई हैं। और ये तकरीबन 12 तारीख को जो है वो कन्वे हो गई थी, पिछले महीने की यानी फरवरी की 12 तारीख को कन्वे हो गई थी। आज 1 मार्च से उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। मीनवाइल ये कॉन्फ्रेंस थी तो हमें बुलवाया था। मौलाना चूंकि मौजूद नहीं थे, उम्र पे हैं इस वक्त, तो हमें कहा गया था कि आप चले जाइए, तो 2 लोग चले गए थे हम लोग। लेकिन कामरान साहब चलें, अब वो तहफ़्फ़ुज़ात तो शायद आप ना बता सकें जो PTI को कन्वे किए गए हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो कोई स्ट्रेटजी के हवाले से हैं या PTI के अंदर इख्तिलाफ़ात के हवाले से हैं या क्या, किस हवाले से? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे और PTI के दरमियान जो मामलात हैं उस हवाले से हैं। जब कोई इत्तेहाद बन जाएगा तो स्ट्रेटजी तो उस वक्त बनेगी ना। अभी तक वो इत्तेहाद जो है वो अगर है तो वो माइनस हमारे है, हम उसका हिस्सा नहीं है। जब हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे फिर उसके बाद जो है ये मामला तो पार्टी के अदारों के सामने रखे जाएंगे। पार्टी के अदारों का इजलास जाते हुए मौलाना साहब ने तलब कर लिया था, एक शायद 20 अप्रैल को है और उसके बाद उसके ऊपर फिर 2 मजीद अदारे हैं। जनरल काउंसिल जो है 20 अप्रैल को है, फिर उसके बाद 2 और अदारे हैं, मजलिस शूरा और मजलिस आमला, फिर उनके इजलास होंगे। और उस वक्त तक अगर जवाबात आ गए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के तो देन जो है वो फिर पार्टी के सामने जाएंगे। पार्टी का जो फैसला करेगी, पार्टी के अदारे जो फैसला करेंगे वो पार्टी का फैसला होगा। लेकिन सर ये जो कामरान साहब बीच में एक बात चली थी कि शायद मौलाना साहब और खान साहब की मुलाकात हो, आपका अगर जवाब आ जाता है PTI की तरफ से तो हतमी फैसला मौलाना साहब ही करेंगे या ये भी इम्कान है कि शायद खान साहब के साथ मुलाकात भी हो जाए मौलाना साहब की और उसके बाद बात आगे बढ़े? ऐसा है कि खान साहब अगर कस्टडी में ना होते तो बतौर वर्कर जो है वो किसी को शायद ये प्रॉब्लम, बतौर वर्कर मैं समझता हूँ कि किसी को ये प्रॉब्लम ना होता कि मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिकल लोगों में मुलाकातें होती हैं, मगर इस सूरत में कि जब वो कस्टडी में हैं और उनके अपने लोगों को भी मुलाकात के मसाइल हैं, मैं नहीं समझता कि मेरी लीडरशिप जो है वो खान साहब से मुलाकात के लिए जेल जाए। मुझे जो है उसमें ज़ाती तौर पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात फ़ील होते हैं। मैं मौलाना साहब की जो है शान के मुताबिक नहीं समझता, मगर अगर मौलाना साहब ने कोई फ़ैसला और करना हो तो वो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी ज़ाती राय बहरहाल इसी तरह से है। और अभी तक वो स्टेज भी नहीं आया जहाँ पे जो है वो मौलाना की या खान साहब की मुलाकात जो है वो उसको करवाया जा सके। वो उससे पहले जो है होमवर्क होता है और वो होमवर्क जो है वो निचली सतह पे होता है, तो अभी तक तो निचली सतह का काम मुकम्मल नहीं है।
ठीक है, लेकिन सर कामरान साहब आपको याद होगा कि बीच में जब पीडीएम बनी थी और उस वक्त भी मौलाना साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते और इस्तीफ़े देने चाहिए। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले तो उन्होंने जब इस्तीफ़े दिए तो उसके बाद तो अब वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलेंगे, पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या JUIF के पास अभी भी JUIF समझती है कि असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे माजी में मौलाना साहब ने कहा था? माजी में मौलाना साहब की ये राय थी यकीनन, और इस राय को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, मगर आप जब राय कोई रखते हैं और फिर किसी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं तो फिर उस राय जो है कोई उस पार्टी की राय या किसी शख्स की राय जो है वो उस इज्तिमाई राय में शामिल होती है। वहाँ इज्तिमाई तौर पे इस बात को एग्री नहीं किया गया था, और जब इस बात पे इज्तिमाई तौर पे एग्री नहीं हुआ तो देन जो है ना वो राय इख्तियार की गई जो कि उस इत्तेहाद की या उस इज्तिमा की जो है वो राय थी, और उसमें फिर इस्तीफे नहीं दिए गए। इस वक्त पार्टी जो है वो कोई रेजिग्नेशन के हवाले से कोई राय नहीं रखती, ना कोई इस तरह की हमारे यहाँ कोई सोच पाई जाती है, ना कोई इस तरह के मामलात हैं कि हम जो है ना वो रिज़ाइन कर देंगे। अगर किसी इत्तेहाद की जो कि इस वक्त मौजूद है वो अगर अपने तौर पे ये समझते हैं तो ये उनका फैसला होगा, ये हमारा फैसला नहीं होगा। तो सर लेकिन आपकी नज़र में कौन सा ऐसा फैसला होगा या स्ट्रेटजी होगी जो इस हुकूमत को मजबूर करेगी कि वो इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि आपका भी मुतालबा है कि मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी क्या होगी जो इस हुकूमत को मजबूर करेगी कि इंतखाबात की तरफ जाएं? इसी वजह से जो है हमने 20 अप्रैल को अपनी जनरल काउंसिल बुलवा ली है। हम समझते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम समझते हैं कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुए, हम ये भी समझते हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में फेयर और फ्री नहीं हुए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है, और हम ये भी समझते हैं कि कभी भी इस मुल्क में इलेक्शन दुरुस्त नहीं होते। हम ऐसा मैकेनिज्म जो है ना वो बनाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में फेयर और फ्री इलेक्शन हो सके और एक मुंतखब हुकूमत जो है पाकिस्तान को चलाए। इसके लिए जनरल काउंसिल का इजलास 20 अप्रैल को तलब किया गया। अच्छा सर, उसमें क्या क्या यही इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन होगी या PTI के साथ इत्तेहाद के हवाले से भी बात होगी? तमाम तर सियासी सूरत हाल की बात होगी। PTI के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन जो है वो कन्वे चूंकि हो चुकी हैं और उनके जवाब का इंतजार है, तो जब तक जवाब नहीं आता उस वक्त तक ये फिर पार्टी के इदारों के सामने नहीं रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन सर हाल ही में बैरिस्टर गौहर साहब ने इसी कॉन्फ्रेंस में जब खिताब किया था तो उन्होंने कहा कि जब मौलाना साहब के साथ हमारा 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक नहीं हुआ था और जब वो मौलाना साहब की तरफ गए तो उन्होंने कहा था कि हम 26वीं आईनी तरमीम में वोट करेंगे और हम मजबूर हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। आप समझते हैं कि वाकई JUIF ने ज़र मजबूरी के तहत वोट दिया 26वीं आईनी तरमीम में? JUIF कोई काम मजबूरी के तहत नहीं करती। JUI जो है वो बातचीत के नतीजे में, डायलॉग के नतीजे में, दलील की बुनियाद पे और सोच समझ के कोई काम करती है, और उस पूरे डायलॉग में वो बैरिस्टर गौहर उनकी जमात शरीक रही। लास्ट 48 आवर सिग्नेचर से जो वोट किया उससे पहले 48 आवर्स जो है ना वो सिर्फ इसलिए जो है ना मौलाना ने डिले किया कि आप जाइए इमरान खान से पूरी तरह से मुशावरत करिए। वो हर मामले में शरीक थे, वो उस दिन उन्होंने यही। लेकिन सर सेनेटर्स के हवाले से भी तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे ना सर, कि आपका सेनेटर्स के साथ राब्ता नहीं हो रहा, मौलाना साहब ने खुद कहा था। मैं एक और बात करता हूँ, वो गौहर साहब ने उसमें ये भी कहा था कि वो मौलाना के एहसानमंद हैं, और यकीनन वो मौलाना के एहसानमंद अगर हैं तो इसी मामले में है। इसके अलावा मौलाना ने और कोई अगर एहसान उन पे किया तो वो यकीनन उसको वो बताना चाहिए कि वो कौन सा एहसान है जो इस मामले के अलावा जो है वो PTI पे या बैरिस्टर गौहर पे किया है। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि उन तक वो उन सारी डॉक्यूमेंट्स कन्वे हो गई हुई थी जो 26 अमेंडमेंट के हवाले से थी, और इसके हवाले से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भी मौलाना को व्हाट्सएप किए थे, और वो ये नहीं मगर बता रहे थे कि वो जो लास्ट मोमेंट पे जो है वो अपोजिशन चैम्बर से जो मैसेजेस हो रहे थे, जो मैसेजिंग हो रही थी, उसमें जाके बाकी जो है JUI के लोगों का, जिसमें मैं भी था, मैं ही था बल्कि, क्या किरदार था, ये बात उनके इल्म में भी है। तो वो जो भी बात बताना चाहें तो पूरे तौर पर बताएं, उसमें ज़्यादा मुनासिब होता है।
ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की आपने सुनी। अब ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात के हवाले से या अब जो JUIF का इजलास होना है, जैसे कामरान साहब ने बताया, देखें कि उसमें क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।